बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 8वां या 8वां प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2। इसमें हमने राजभाषा हिंदी संबंधी बहुत सी बातें देखी हैं, जिसमें संविधान में हिंदी, संवैधानिक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, उसके उपरांत राजभाषा संबंधी राष्ट्रपति के अध्यादेश, अधिनियम, नियम, सूचनाएं, और उसके उपरांत अंतिम बात देखी थी कि भाषा नीति संबंधी सरकारी संकल्प, सरकारी रिजोल्यूशन क्या है। आज हम इन सभी जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनका कार्यान्वयन या क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है और किस प्रकार हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अब तक मैं फिर से पुनरावृत्त करना चाहूँगा कुछ बातें, उन बातों को लेकर के हम बाद में और अधिक चर्चा कर सकते हैं। देखिए, राजभाषा संबंधी हिंदी संबंधी संविधान और संविधान सभा और हिंदी या संविधान सभा में हिंदी, इस प्रकार की हमने बात पहले देखी थी, जिसमें हिंदी और हिंदुस्तानी का इन शब्दों का झगड़ा चलता रहा। अंत में पाकिस्तान के बन जाने पर हिंदुस्तानी शब्द छूट करके हमने हिंदी शब्द को स्वीकार कर लिया। उसके उपरांत हमने ये देखा कि मुंशी कन्हैयालाल, डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और अयंगार फॉर्मूले के तहत हमने जो स्वीकार किया उसकी बात हुई। फिर राजभाषा हिंदी संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में हमने ये देखा कि राजभाषा के संबंध में कौन कौन से अनुच्छेद और कौन कौन सी धाराएं हैं, जिनमें 120 अनुच्छेद, 210 अनुच्छेद, 243, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351 अनुच्छेद के उपरांत राष्ट्रपति के आदेश, 1952 का राष्ट्रपति का आदेश, उसके उपरांत राष्ट्रपति का एक 1955 का आदेश, उसके उपरांत संघ राज्यसभा के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश 1960, उसके उपरांत राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967, राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित तो 1987, और उसके उपरांत राजभाषा यानी भाषा नीति संबंधी सरकारी संकल्प, जिसकी 5 धाराएं हमने देखी, इसको भी हमने बात की। और 1991 को 11 जनवरी 1991 को संसद ने इसी संकल्प को दोबारा पारित किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी, और फिर से उसे पारित करने की कोशिश की है। मतलब देखिए, 1976 1987 को यथा संशोधित यह नियम पारित हुआ, और उसके बाद में जो 18 जनवरी, उसके पहले कहेंगे 18 जनवरी 1968 में जो गजट में अधिसूचित किया गया था, 1967 में जो संकल्प किया था भाषा नीति संबंधी, उसी को बाद में 11 जनवरी 1991 को संसद ने संकल्प को दोबारा पारित किया। तो ये रहा राजभाषा हिंदी संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का संवैधानिक ढांचा, जिसको हमने क्रमशः देखा। अब हमें ये देखना है कि इन सारे प्रावधानों को, इन सभी आदेशों को, इन सभी अध्यादेशों को, या आगे चलकर यूँ कहेंगे कि इन सभी आगे चल करके जो जो बातें की गई हैं, नियम बनाए गए हैं, इन या संकल्प किए गए हैं, इन सभी को लागू करने में कहाँ कहाँ कठिनाई आई। और कल की तासिका में मैंने बहुत बार तुष्टिकरण शब्द का इस्तेमाल किया था, और इस विषय पर YouTube पर मुझे 2-3 छात्रों ने, जो पूर्व छात्र हैं, कुछ छात्र हैं, उन्होंने प्रश्न बार बार पूछने की कोशिश की कि तुष्टिकरण शब्द आपने इस्तेमाल क्यों किया, ये तो राजनीति में किया जाता है। तो मैं उसका कुछ जवाब देना नहीं चाहता, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदी को राजभाषा बनाना नहीं चाहते,
यानी जो हिंदी विरोधी हैं, सीधे सीधे कह देता हूँ। हालांकि हिंदी का विरोध किसी ने नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है विरोध, खास करके दक्षिण भारत से हो रहा है, हिंदी भाषी प्रदेशों से, या यूं कहेंगे कि हिंदी भाषी प्रदेशों से हो रहा है, खास करके तमिलनाडु से हो रहा है, केरल से हो रहा है। तो इसके पीछे की बात को समझ करके मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। सचमुच चीन का इस समय उदाहरण देना चाहूँगा, या फिर इजराइल का उदाहरण देना चाहूँगा। इजराइल देश की जब स्थापना हुई, ध्यान रहे, इजराइल देश की जब स्थापना हुई तो उन्होंने अंग्रेजी का सहारा नहीं लिया। वे केवल विदेशी, यानी जिसको हम फॉरेन अफेयर्स कहते हैं, वहाँ तक अंग्रेजी उनकी सीमित है। उनके अंतर्गत के जितने भी उनके कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी शिक्षा दीक्षा होती है, वो सारी हिब्रू भाषा में से होती है, जो उनके बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की भाषा है। उन्होंने एक रात में निर्णय ले लिया कि बस इसी भाषा में सब होगा, और सभी ने वो मान लिया। चीन की बात मैं कहता हूँ, चीन हमसे ज्यादा लोक संख्या का देश है, उसमें हमसे भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उन्होंने निर्णय कर लिया कि मंडेरियन, जो उत्तरी चीन की भाषा है, मंडेरियन, इस भाषा को उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर उसका कोई किसी ने विरोध नहीं किया। काश अगर भारत में ऐसा हो जाता कि हिंदी का विरोध करने वालों को भी हिंदी स्वीकार नहीं पड़ती, तो शायद देश का भविष्य अलग रहता, या देश का इस समय का जो परिप्रेक्ष्य है वो अलग होता। ठीक है, तुष्टिकरण की नीति को लेकर के जो छात्रों ने कुछ प्रश्न पूछे थे, या कुछ आक्षेप जताए थे, क्योंकि राजनीति में भी तुष्टिकरण यह शब्द बार बार प्रयुक्त किया जा रहा है। मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है, कुछ लेन देन नहीं। मैं एक अध्यापक हूँ, और अध्यापक के रूप में ये बताना चाहूँगा कि हिंदी का विरोध करने वाले लोग एक न एक दिन हिंदी को स्वीकार कर लेंगे, और ये स्वीकार तब करेंगे जब वो अपने दिल से स्वीकार करेंगे। इसलिए हम यहाँ किसी हुकुम शाह की बात नहीं कर रहे हैं। तो गांधी जी द्वारा जो प्रदत्त एक हृदय परिवर्तन का सूत्र है, एक न एक दिन वो भी हिंदी की महत्ता को समझ जाएंगे। ये मान करके हम उस विषय को यहीं टाल देते हैं, आगे चलते हैं। कार्यान्वयन, यानी क्रियान्वयन या कार्यान्वयन कैसे हुआ इस इतने बड़े व्यापक संवैधानिक प्रावधानों का, इस पर अब चर्चा हम करेंगे। देखिए, संवैधानिक स्थिति के अनुसार हिंदी की अभिवृद्धि, विकास, प्रसार और प्रगामी प्रयोग का दायित्व विशेष रूप से भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों पर होता है। जैसे पहला है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है विधि मतलब कायदे मंत्रालय, तीसरा गृह मंत्रालय, और चौथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो ये जो चार मंत्रालय हैं, ये जो चार मंत्रालय हैं, और इस मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उपमंत्री हैं, सचिव हैं, उपसचिव हैं, अवर सचिव हैं, इन सब का सीधे सीधे ये उत्तरदायित्व है कि हिंदी का विकास करें, हिंदी की अभिवृद्धि करें, हिंदी का प्रसार करें, हिंदी के प्रगामी प्रयोग का दायित्व अधिकतर अपने कंधों पर लें। मैं बार बार कहूँगा कि ये मंत्रालय कौन कौन से हैं। पहला है शिक्षा मंत्रालय, जिसको बीच में गलती से मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया था, उसको फिर से शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है। विधि मंत्रालय, विधि मतलब जिसको हम कायदा कहते हैं ना, कायदे मंत्रालय, उसकी है गृह मंत्रालय। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिसके अंतर्गत प्रसार भारती, टेलीविजन, रेडियो वगैरह की, आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह की बहुत सी बातें आती हैं। तो इनमें से अब एक एक मंत्रालय ने क्या किया, क्रियान्वयन किस प्रकार किया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने प्रशासनिक शब्दावली का संग्रह और निर्माण का बहुत बड़ा कार्य किया, महत्वपूर्ण काम किया। ध्यान रखिए, इसकी मतलब राजभाषा हिंदी के पहले के टॉपिक में हमने पारिभाषिक शब्दावली की बातें कही थी, और उसमें बार बार एक शब्द का मैंने उच्चारण किया था, शायद आपने सुना होगा। एक पद का उच्चारण किया था, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। तो इस प्रकार के शिक्षा मंत्रालय ने अनेक शब्दावली आयोग स्थापन किए, प्रशासनिक शब्दावली आयोग स्थापन किया, और उनका संग्रह किया, उनका निर्माण किया। और उस निर्माण में उन्होंने चार चरण अपनाए, जो मैं बार बार जिनका पुनरावर्तन किया था।
पहला है वह है ग्रहण, उसके बाद अनुकूलन, तीसरा है प्रयोगण, उसका प्रयोग किया, और चौथा निर्माण संबंधी। ये पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण संबंधी जो बातें थी उनको हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। उसी प्रकार से, उसी माध्यम से शिक्षा मंत्रालय ने प्रशासनिक शब्दावली का संग्रह किया, निर्माण किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई। फिर उसके उपरांत केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, उसकी स्थापना की गई और विभिन्न विश्वविद्यालयों के ज्ञान विज्ञान की शब्दावली को तैयार करवाया। और ध्यान रखिए, हम इस समय इतने सक्षम हैं इस बारे में, मैं बार बार कहूंगा, देखिए भारतीय पारिभाषिक शब्दावली इतनी सक्षम है कि किसी भी वैज्ञानिक तकनीकी विषय की शिक्षा हिंदी के माध्यम से दी जा सकती है, भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जा सकती है, चाहे वो वैद्यकीय क्षेत्र हो, चाहे अभियांत्रिकी क्षेत्र हो, जैव अभियांत्रिकी क्षेत्र हो, या सूक्ष्म जीव शास्त्र का क्षेत्र हो, या खगोल शास्त्र का, किसी भी प्रकार की शिक्षा का माध्यम पूरी तरह से हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं बन जाए, इतनी पारिभाषिक शब्दावली इन लोगों ने बनाई हुई है, निर्माण की हुई है। 1971 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई और उन्होंने लाखों शब्द निर्माण किए। अब इस आयोग ने कौन कौन से विषय के शब्द बनाए, देखिए विज्ञान के शब्द बनाए हैं, आयुर्विज्ञान जिसको हम वैद्यकीय कहते हैं उसके भी शब्द बनाए हैं, मानविकी मतलब जिसको ह्यूमैनिटीज कहते हैं, जिसके अंतर्गत कला और भाषा के क्षेत्र आते हैं, उनके शब्द बनाए हैं, इंजीनियरिंग अर्थात अभियांत्रिकी के शब्द बनाए हैं, कृषि के शब्द बनाए हैं, डिफेंस या रक्षा के शब्द बनाए हुए हैं। अनेक, एक नहीं हजारों शब्द नए गढ़े गए हैं या फिर प्रचलित शब्दों के पर्यायी नए शब्द निर्माण किए गए हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर आप हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के स्थान पर सुशोभित करना चाहते हैं, एक सम्मानपूर्वक स्थान दिलाना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी में जितनी भी अभिव्यक्तियां हो सकती हैं उन सब की पारिभाषिक शब्दावलियां बनानी पड़ेंगी, और जो बहुत बड़ा कार्य हो चुका है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि अन्य विषयों की शब्दावलियों पर भी कार्य चल रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कार्य, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ये बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और इस कार्य में झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के एक मित्र हैं मेरे, वो इस पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पुणे के, जलगांव के, मुंबई के बहुत सारे मराठी जानने वाले लोग भी इस पारिभाषिक शब्दावली में अपना बहुत बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये कोई कम बात नहीं है। उसके उपरांत अगर हम कहें कि किस प्रकार की शब्दावली पर काम हो रहा है, कानून या विधि संबंधी शब्दावली पर काम हो रहा है। मतलब अगर कोई वकील अपना पूरा आर्ग्यूमेंट, अपनी दलीलें अगर केवल हिंदी में सही रखें तो अधिक लोगों की समझ में आएगी। अंग्रेजी में ठेंगा लोगों की समझ में आता है, अंग्रेजी में कही हुई या पढ़ी हुई बात भारतीय मानसिकता के लोगों में समझ में नहीं आती। कुछ लोगों की समझ में आ रही है वो 2%, 3%, 4%, आधे से 5% लोग हो सकते हैं, लेकिन जो 95% लोग हैं, 95% लोग हैं, उनकी समझ में हिंदी बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। इसलिए वहाँ हिंदी देनी बहुत जरूरी है। देखिए, प्रशासन संबंधी कार्य के लिए जो संहिताएं हैं, नियमावलियां हैं, फॉर्म हैं, आदेश हैं, इन सब का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया जा रहा है। ये कोई कम बात नहीं है, बहुत कुछ काम हो रहा है। उसके उपरांत कुछ समय तक यह कार्य शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया था, बाद में गृह मंत्रालय की ओर आ गया ये प्रशासनिक शब्दावली या अन्य शब्दावलियां बनाने का कार्य। और उसके गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जिसका नाम है अनुवाद ब्यूरो। उस अनुवाद ब्यूरो ने भी इसका बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है। अहिंदी क्षेत्रों में, या यूं कहेंगे हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जैसे महाराष्ट्र मराठी भाषी क्षेत्र मराठी है, गुजराती भाषी क्षेत्र गुजरात है, कन्नड़ भाषी क्षेत्र कर्नाटक है, तेलुगु भाषी क्षेत्र तेलंगाना आंध्र है। उसके उपरांत
मलयालम भाषी क्षेत्र केरल है, तमिल भाषी क्षेत्र तमिलनाडु है, उड़िया भाषी क्षेत्र उड़ीसा है, असमिया भाषी क्षेत्र आसाम है, बंगाली भाषी क्षेत्र पश्चिम बंगाल है, कश्मीर है, डोगरी भाषी क्षेत्र कश्मीर है, नागालैंड है, कोहिमा है, मणिपुर है। तो ये सारे जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों की भाषाओं में भी इस प्रकार के यानी इन सभी भाषा के क्षेत्रों में हिंदी को का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि हिंदी अगर केंद्र स्तर की राजभाषा है तो उसका प्रचार भी इन सभी राज्यों में होना ही चाहिए। उसके लिए भी हिंदी पाठमालाएं तैयार की गई हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिले इसलिए इस बारे में पुरस्कार भी रखे गए हैं। और हिंदी भाषी प्रदेश की यात्रा के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है उन लोगों को ये समझने के लिए। खास करके जो छात्र MA PhD कर रहे हैं उन छात्रों को अधिकतर अन्य विश्वविद्यालयों में जा करके ये जो आने जाने का प्रवास खर्च होता है, यात्रा खर्च होता है, वो खर्च दिया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी लेखकों के लिए जो नए लेखक हैं, नवलेखक, उनके लिए शिविर आयोजित किए जाते हैं। मतलब हिंदी में से आप कविता लिखें, हिंदी में से आप अनुवाद का कार्य करें, हिंदी में आप उस प्रकार के देखा जाए तो अलग अलग रीति से प्रारूपण लिखें, प्रतिवेदन लिखने का प्रयास करें, यूँ कहेंगे कि टिप्पणी लेखन की प्रतियोगिता रखें। जो नवलेखक शिविर होते हैं उन नव लेखकों को अच्छे ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये बड़े बड़े लोग उसमें आते हैं। मतलब बड़े बड़े लेखक होते हैं, बड़े बड़े फिल्म लेखक होते हैं, बड़े बड़े गीतकार होते हैं, बड़े बड़े कवि होते हैं, बहुत बड़े बड़े यात्रावृत्त लिखने वाले होते हैं, निबंध लिखने वाले होते हैं, रेखाचित्र लिखने वाले होते हैं, संस्मरण लिखने वाले होते हैं। उन सभी को मतलब हिंदी का प्रचार प्रसार केवल राजभाषा के तौर पर नहीं, एक साहित्यिक भाषा के तौर पर भी करना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है। हिंदी समाचार जगत और भाषा पत्रिकाओं के प्रकाशन के द्वारा हिंदी प्रचार प्रसार का भी कार्य किया जा रहा है। ये भी कम नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर हिंदी समाचार जगत जो है, आप जानते हैं कि अंग्रेजी के जितने भी पत्र हैं हमारे यहाँ भारत में, जितने वर्तमान पत्र निकलते हैं, जितने पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, वो 1-2-3% लोगों के पास ही पहुँचती हैं। लेकिन हमारे यहाँ दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण का जो पढ़ने वाला वर्ग है वो सारी अंग्रेजी पत्रिकाओं पढ़ने वालों से भी 10 गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। तो देखिए कि समाचार जगत हो हिंदी का या फिर भाषा की पत्र पत्रिकाएं हों, सारी भाषाओं में, उनमें भी प्रकाशन द्वारा हिंदी प्रचार प्रसार का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण देश में हमारे 175 केंद्रों की स्थापना हुई है। उसमें हिंदी की कक्षाएं चलाई जाती हैं, जिनमें हिंदी की कक्षाएं चलाई जाती हैं और छोटी छोटी परीक्षाएं भी ली जाती हैं, जैसे हिंदी प्रबोध हैं, हिंदी प्रवीण हैं, हिंदी प्राज्ञ हैं, हिंदी पंडित हैं। ऐसी परीक्षाएं ली जाती हैं और इन परीक्षाओं में से